ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, कान ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर से हुई हैवानियत। देखिए कोलकाता में कल रात कैसे कोहराम मचा। संजय रॉय कई बार अपने बयान बदल रहा है। कोलकाता के हैवान तो उनको तो फांसी होनी चाहिए। कोलकाता रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय जज के सामने रोने लगा और दावा किया है कि वह बेकसूर है। उसे कुछ लोगों द्वारा फंसाया जा रहा है। पर उसने ऐसा दावा क्यों किया, जबकि कुछ दिन पहले ही उसने कबूल किया था कि उसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। क्या ट्रेनी डॉक्टर आरजीकर हॉस्पिटल में होने वाली काली करतूतों को उजागर करने वाली थी, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ। अब सीबीआई ने सारा सच सामने रख दिया है। आइए देखते हैं उस रात से अब तक का सारा सच। संजय रॉय उस रात शराब पीकर रेड लाइट एरिया में गया और उसी रात सड़क पर एक महिला से छेड़छाड़ भी करता है, साथ ही एक महिला से फोटो भी मांगता है, जिसके बाद वो महिला उसे गालियां देने लगती है तो वो अपने रास्ते चल निकलता है और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब वो अस्पताल के अंदर शराब के नशे में अपना शिकार ढूंढने के लिए इधर से उधर घूमने लगता है, यहाँ तक कि वो ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है। वो ये जानता था कि रात के समय ज्यादातर ऑपरेशन थिएटर खाली होते हैं और अगर उसे ऑपरेशन थिएटर में कोई नर्स या कोई जूनियर डॉक्टर मिल जाए तो वो उसे अपनी हवस का शिकार बना सकता है। आज वो अपने मन में ठान चुका था कि किसी न किसी को अपनी हवस का शिकार बनाएगा। सीसीटीवी कैमरे में ये दिखाई दे रहा है कि वह बेवजह अलग अलग कमरों में झांक रहा है और फिर वो सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है और देखता है कि एक जूनियर डॉक्टर वहां मौजूद है और फिर वो जूनियर डॉक्टर के साथ उस घटना को अंजाम देता है, जिसे सुनकर पूरा भारत सिहर उठा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि ये वीडियो देखते वक्त अगर कोई बच्चे आपके साथ हैं तो उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि आगे की घटना सुनकर आप विचलित हो सकते हैं। जब संजय रॉय पकड़ा गया तो मनोवैज्ञानिकों की एक टीम ने संजय रॉय से घंटों तक पूछताछ की और उसके बाद उन्होंने कहा आरोपी संजय रॉय के मन में कोई पछतावा नहीं है, न तो वो डरा हुआ है, न ही उसके चेहरे पर इतनी संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद जरा भी शिकन है। डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा कि उसकी प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर जो उस रात ड्यूटी पर थे, उन्होंने मौके पर पहुंचकर खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब उन्होंने अपनी आंखों देखी सुनाई तो सबके होश उड़ गए। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हो न हो ये केस जितना आसान दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठा है। आइए जानते हैं उस डरा देने वाले सच को जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस डॉक्टर ने अपनी आंखों से देखा। सुबह के वक्त अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी चेंज होने वाली थी। तभी मैंने कुछ लोगों को बात करते सुना कि इमरजेंसी बिल्डिंग में पीजीटी के कुछ ट्रेनी डॉक्टरों और स्टूडेंट्स ने सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी देखी है। ये डेड बॉडी वहीं हॉस्पिटल में काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर की है। इस खबर ने तो जैसे अस्पताल में आग सी लगा दी। हर कदम उसी सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन डॉक्टर ने फौरन एचओडी अरुणव दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर घोष ने फौरन वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को इस बारे में बताया और उन्हें सेमिनार हॉल में जाकर देखने को कहा। सेमिनार हॉल में पहुंचने वालों में 4 नाम सबसे खास थे। यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापादार, एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट द्विपायन विश्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार रॉय और काउंसिलिंग के मेंबर डॉक्टर अविक डे। उस समय वहां देखकर तो समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, लेकिन डेड बॉडी देखकर ये तो साफ लग रहा था कि ये मर्डर है। कॉलेज के हॉस्टलों में सुसाइड की खबर मिलते ही स्टूडेंट्स और डॉक्टर इमरजेंसी बिल्डिंग में पहुंच गए। लाश को देखकर पता लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। करीब 15 से 20 डॉक्टर और स्टूडेंट्स विरोध करने लगे। तभी किसी के मुंह से ये कहते हुए सुना गया कि डॉक्टर सुमित और द्विपायन को घोष बाबू का खास इंस्ट्रक्शन देकर वहां भेजा गया था। द्विपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच ये खबर फैलानी थी कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड किया है, जबकि डॉक्टर सुमित को पुलिस को डील करने और उन तक रिपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पर डॉक्टर सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक डे ना तो आरजीकर अस्पताल से थे और न ही इस केस से उनका कोई लेना देना था। तब सवाल ये उठता है कि दोनों वहां क्या कर रहे थे और इन्हें किसने भेजा था। अब तक संदीप घोष भी अस्पताल आ गए थे। अब संदीप घोष और उनके साथ हॉस्पिटल के तमाम असरदार लोगों ने मिलकर घटना पर पर्दा डालने के लिए प्लान तैयार किया, लेकिन उनकी मर्जी और प्लान के खिलाफ अब तक स्टूडेंट्स जमा हो चुके थे। सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे और 2 डिमांड सामने रख दी। नंबर 1, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। नंबर 2, जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए।
अब कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल के सामने ये सवाल था कि उन्हें ये डिमांड माननी चाहिए या नहीं। अभी इन सब दो मांगों पर विचार हो ही रहा था कि अचानक वहां मीडिया पहुंच जाती है। सब मीडिया को देख हक्के बक्के हो गए। अब क्या था, मीडिया ने इस खबर को बहुत तेजी के साथ पूरे देश में फैलाना शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था, पर अभी भी ट्रेनी डॉक्टर के घर पर इस घटना की खबर नहीं पहुंची थी। जिस प्रोफेसर द्विपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच इसे सुसाइड का मामला बताने का जिम्मा दिया गया था, उसने पहला कॉल सुबह 10:53 पर परिवार को किया। ट्रेनी डॉक्टर के पिता को बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, पर फोन कट गया और थोड़ी देर बाद एक महिला ने परिवार को कॉल किया और बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। वो महिला कौन है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक इस महिला का कुछ पता नहीं चला है। खबर मिलने के बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता और अंकल अस्पताल पहुंचे। सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को उनके अंकल ने देखी। इसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके आने तक डॉक्टर रास्ता रोककर ही बैठे रहे, क्योंकि स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों ने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी वही दो मांगे रखी। पहली ये कि महिला डॉक्टर का तुरंत पोस्टमार्टम किया जाए और उसकी वीडियोग्राफी हो। दूसरा, पोस्टमार्टम के लिए 3 लोगों की समिति बनाई जाए, जिसमें प्रदर्शनकारियों डॉक्टर में से कोई शामिल हो। लिहाजा 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम में फोरेंसिक डिपार्टमेंट की मौली बनर्जी, रीना दास और अपूर्वा विश्वास का नाम सामने आया। शाम 6:10 पर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। शाम 7:10 पर पोस्टमार्टम खत्म हुआ। इसके बाद 8:15 पर डॉक्टर का शव शमशान घाट ले जाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। अभी तो कई परतें बची थी जो धीरे धीरे खुल रही थी। अब शक की सुई प्रिंसिपल और 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगी। इन 4 लोगों में 2 डॉक्टर अर्का और सौमित्र, जो फर्स्ट ईयर का छात्र है। इन दोनों ने वारदात की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र ने रात 12 बजे के आसपास एक साथ खाना खाया। इसके बाद तीनों सेमिनार रूम में गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात तमाम डॉक्टर आमतौर पर आराम करने के लिए स्लीप रूम का इस्तेमाल करते हैं। ये स्लीप रूम सेमिनार रूम के ठीक सामने है, लेकिन उस रात 1:30 से 2 बजे के बीच स्लीप रूम में एक टेस्ट चल रहा था, जो करीब उसी वक्त चल रहा था जिस दौरान ये पांचों सेमिनार हॉल में थे। इस दौरान उन सबने नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में रजत पदक जीतते देखा था। जब स्लीप रूम खाली हो गया तो अर्का और सौमित्र वहां चले गए। अर्का और सौमित्र तो स्लीप रूम में चले गए, जबकि ट्रेनी डॉक्टर ने सेमिनार रूम में ही आराम करने का फैसला किया। इन दोनों डॉक्टरों ने यही बताया कि उस रात 2 बजे से लेकर सुबह तक उन लोगों ने ट्रेनी डॉक्टर को इसलिए परेशान नहीं किया क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं हुई थी। अब इन 2 के अलावा हाउस स्टाफ गुलाम उस रात इमरजेंसी ड्यूटी पर था। उसकी ड्यूटी उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर थी। रात को करीब 2:45 पर वह तीसरी मंजिल पर गया और उसी समय वो सीसीटीवी पर दिखाई दे रहा है। गुलाम का कहना है कि वह तीसरी मंजिल पर टेस्ट के लिए गया था और 3:30 से 3:45 के बीच इमरजेंसी में वापस लौट आया था, जबकि शुभदीप इंटर्न था जो तीसरी मंजिल पर मौजूद था और ट्रेनी डॉक्टर के साथ आखिरी बार बातचीत करने वालों में से एक था। सीबीआई ने इन 4 का बयान लिया है, मगर सीबीआई को इनके बयान में कुछ झोल लगा और फिर सीबीआई ने संदीप घोष के साथ साथ इन 4 का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इच्छा जाहिर की है। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि कहीं इन 4 ने किसी भी प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की। अर्का और सौमित्र दोनों की उंगलियों के निशान सेमिनार रूम में पाए गए थे और इंटर्न शुभदीप और हाउस स्टाफ गुलाम पर भी शक की सुई घूम रही है। इसी जांच पड़ताल के बीच 22 अगस्त आ जाता है, जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी थी और बताना था कि सच क्या है। आज कोर्ट के भीतर सब कुछ साफ होने वाला था। 22 अगस्त सुबह का वक्त। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र इस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जो सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने उन्हें कुछ देर पहले ही सौंपी थी। कई पन्नों की ये स्टेटस रिपोर्ट तीनों जस्टिस काफी देर तक पढ़ते रहे। चूंकि ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, इसलिए इसे तीनों ने खामोशी से पढ़ा। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप या गैंग रेप का शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक की अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट लिखी थी। कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील मौजूद थे, लेकिन उन तक को सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट्स को पढ़ने और देखने का मौका नहीं मिला। वजह यह थी कि इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे से जांच पर असर पड़ सकता था। सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरा देश देख रहा था, इस उम्मीद से कि पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की, इस केस की सच्चाई क्या है और कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती जुलती या हटकर है। लोगों में गुस्सा था और सब इस दरिंदगी के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे कि अचानक जस्टिस पारदीवाला ने गुस्से में कहा कि इस केस में राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया वैसा उन्होंने अपने 30 साल के
करियर में अभी तक नहीं देखा। उन्होंने अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उनका आचरण संदिग्ध है। और कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस की जो टाइमलाइन सौंपी गई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि दोनों की टाइमलाइन में सीक्वेंस की टाइमिंग अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुनवाई आगे बढ़ी। सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आरजीकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि ये मामला रेप का ही है। रेप और रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय रॉय ही था। वही संजय रॉय जिसे 9 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और वही संजय रॉय जो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है। पर इस सच से लोग संतुष्ट नहीं हुए। अभी भी बहुत से सवाल थे जो लोगों के मन में उठ रहे थे, जैसे एक आदमी नशे की हालत में अकेला इतनी घिनौनी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई दोनों की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौकाए वारदात यानी उस सेमिनार हॉल को लेकर एक जैसी थी। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक संदिग्ध नजर आया था, और वो संजय रॉय ही था। इसके अलावा रात 3 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता कोई संदिग्ध मिला ही नहीं। जो कुछ लोग कैमरे में वहां से गुजरते दिखाई भी दिए, उनमें से ज्यादातर लोग 3 से 5 मिनट में अपने अपने वार्ड या अपने अपने काम में जुटे नजर आए, जिसका सबूत उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने दिया। यानी एक अकेला संजय रॉय था जो 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में रहा। सेमिनार हॉल में बरामद ब्लूटूथ नेकबैंड और उसका कनेक्शन संजय रॉय के मोबाइल से होना भी इस केस में एक अहम सबूत बना। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई हिरासत में गया, तब भी उसने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूला बल्कि घटना वाली रात और सुबह की पूरी कहानी बयान कर दी। लेकिन आरोपी के इकबालिया बयान के बावजूद पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ठोस सबूतों की तलाश में जुटी थी, और ये तलाश खत्म हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट का इसलिए इंतजार था क्योंकि इससे ये पता चलना था कि केस रेप का है या गैंग रेप का, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसका जवाब दे दिया। सीबीआई को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित और आरोपी यानी संजय रॉय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के प्राइवेट अंगों से संजय रॉय के अलावा किसी और का डीएनए प्रोफाइल नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय रॉय ही शामिल था, और इसी रेप के दौरान संजय रॉय ने ही जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। यानी सीबीआई की रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती 4 दिनों की तफ्तीश में सामने आई थी। अब सवाल यह है कि सीबीआई ने अब तक की अपनी जांच का खुलासा क्यों नहीं किया। पर सोशल एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, वह लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी उसे अपनी थीसिस पूरी करने नहीं देगी। उसने इसका विरोध किया और उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दी थी, जिसकी वजह से उसे बिना रुके 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता था और बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम दिया जाता था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उनका नेक्सस उस पर कितना दबाव बना रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुलजिम संजय रॉय 23 अगस्त को जज के सामने रोने लगा और दावा किया कि वह बेकसूर है। सीबीआई ने आरोपी को कोलकाता की अदालत में पेश किया और मामले में उसकी और अन्य संदिग्धों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मांगी। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाला टेस्ट सिर्फ कोर्ट और आरोपी की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। ऐसे में जब जज ने पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति क्यों दे रहा है, तो संजय रॉय कथित तौर पर रो पड़ा। उसने कोर्ट को बताया कि उसने टेस्ट के लिए सहमति इसलिए दी क्योंकि उसका मानना था कि वह निर्दोष है। संजय रॉय ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। शायद यह टेस्ट यह साबित कर देगा कि मैं निर्दोष हूँ। आगे जो आप सुनने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं और बेटी को याद कर उनकी आंखें भर आती हैं। ट्रेनी डॉक्टर के पिता कहते हैं, वो जब स्कूल जाती थी तो रिक्शे वाला 400 रुपए लेता था। वो कहती, बापी हम पैदल ही चले जाएंगे। जब कभी मैं रिश्तेदारों से मिलता हूँ वो कहते थे कि कपड़े का काम करके बेटी को डॉक्टर बना लिया। मैं कहता हूँ हमने नहीं बनाया, वो खुद बनी है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। एक दिन की बात है, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो मुझे रोज दवा लेनी पड़ती है और वो इस बात की रोज खबर लेती है कि मैंने दवा खाई या नहीं। एक दिन मैंने सोचा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आज दवा नहीं लूंगा। जब उसकी माँ खाना लेकर आई तो उसने देखा कि खाने के साथ दवा नहीं है। उसने कहा, पापा जब आप दवा लेकर आएंगे तभी हम खाना खाएंगे। माँ बताती है, उसने अपनी डायरी में उस दिन लिखा था कि उसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में गोल्ड मेडल जीतना है। गुरुवार रात 11 बजे उसने मुझे फोन किया और कहा, माँ मैं अपना खाना पैक करा रही हूँ। मैंने पूछा कि तुम क्या खा रही हो, तो उसने कहा रुमाली रोटी और चिकन भरता। न मालूम ऐसी कितनी घटनाएं इस वक्त भी घट रही होंगी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, पर कुछ बेटियों की आवाज दबा दी जा रही होगी
और जिनकी आवाज नहीं दबती होगी उनकी गर्दन दबा दी जा रही होगी। आपको क्या लगता है, इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है? कमेंट में जरूर बताइए। संजय रॉय जैसे लोग इस दुनिया से कैसे खत्म होंगे? क्या इसका जवाब भी आपके पास है? मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।